ओके एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, है ना। ये पढ़ा था हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। और अभी आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर चार चीजें, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, ओके, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जिसके अंदर नाबार्ड एंड आरआरबी बताया गया था, ईयर्स भी बताए गए हैं, इवन इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसके अंदर रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किए गए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाला गया है सरकार की तरफ से, प्लस वेयर हाउसेस, ये सब चीजें बताई गई थी। और एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ये ड्यूटी अलॉट की है किसको, नाबार्ड को। ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग डाल दें हेडिंग टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। यहाँ पे सबसे पहला इम्प्रूव्ड सीड्स, इम्प्रूव्ड सीड्स जिसको हम लोग HYV seeds, that can be called as a high yielding variety seeds, ठीक है, ये भी बोलते हैं। प्लस इसके स्लैश में मैं एक और भी लिख सकती हूँ, आर्टिफिशियल सीड्स। तो ये सीड्स डेवलप हुए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ scientific inventions, with the help of scientific inventions। अब ऐसे यूज, अगर ऐसे सीड्स को अगर हम लोग यूज करें एग्रीकल्चर में, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ सकती है। इसी को नहीं, इसी के साथ साथ में हम लोगों को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज, ये सब भी हम लोगों को साथ साथ में यूज करना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़े। चलो, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के अंदर क्या लिखा है, compared to the institutional measures, technological measures are more easy and fast to give benefits. So therefore, these changes have more importance in agriculture development strategies, and they are as follows. Technological measures को मैं green revolution भी बोल सकती हूँ। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर भी यही चीजें आती है। तो सबसे पहला इम्प्रूव सीड्स, इम्प्रूव सीड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ हाइब्रिड सीड्स। भाई अभी हम लोग इवन क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स, ये भी बोल सकते हैं, या HYV सीड्स भी कहा जाता है। So improved seeds or hybrid seeds are developed by the scientific inventions, जो चीज मैंने लिखी, with the help of scientific inventions, ये चीज होगी। These scientifically developed seeds give more production, helps in producing crops speedily and protect the crops against the diseases। तो production भी बहुत अच्छे से होगा, plus crops को protection भी मिला जाए। India has achieved a notable rise in a food grains production with the help of these type of seeds. So wheat और paddy, ये दोनों में बहुत जबरदस्त का प्रोडक्शन अपने को देखने को मिला था, और हम लोगों ने ये HYV सीड्स या इम्प्रूव सीड्स को ही यूज किया था, तभी ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था। Therefore, extraordinary rise in food grains production is known at the place of agriculture revolution as a seed revolution। So यहाँ पर इस सीड्स की वजह से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स
बहुत स्पीड में बढ़ा, जिसको इवन नाम दिया गया एज अ सीड रिवॉल्यूशन। क्या बोला गया? एज अ सीड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज, क्योंकि अभी क्या हो गया जनरली यू नो कि 15 मार्क के एमसीक्यूज, 15 मार्क के वन लाइनर्स, तो हम लोग को एमसीक्यूज और 1 मार्क्स भी नहीं छोड़ सकते। बहुत ध्यान से, बहुत कॉर्नर कॉर्नर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। देखो क्या लिखा है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गिव प्रायोरिटी टू सीड डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन अंडरलाइन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डैश और विच इंस्टीट्यूट और विच कमिटीज गिव प्रायोरिटी टू सीड डेवलपमेंट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर 3 आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल रही हूँ हु गिव, और या तो विच इंस्टीट्यूट गिव, ऐसा भी आ सकता है। इधर 3 नाम है ना, इसी वजह से मैं हु लिख ले रही हूँ। प्रायोरिटी, क्या लिखा है? प्रायोरिटी टू सीड डेवलपमेंट। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन बन सकता है और 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पे आएंगे 3। नंबर 1, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी। सेकेंड वन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड corporation, and the third one, that is agriculture universities। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। थोड़ा नीचे कर लूं, मैंने लिखा तो है, मैं आप लोगों के साथ है ना फोटो शेयर कर लूंगी, डोंट वरी। चलो, तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव सीड्स के अंदर हम लोगों को हाईलाइट करके बतानी हो। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, so you have to explain first improve seeds, अभी सेकंड हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों को बताना है improve seeds can also be called as a hybrid seeds, and these seeds are developed with the help of scientific inventions, and if the production of food grains, मतलब रियलिटी में तो ऐसा हुआ था कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा बढ़ा था, जिसको एज अ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सीड रिवॉल्यूशन करके भी कहा गया था। एंड these institutes, National Agriculture Research Committee, National Seed Corporation and Agriculture Universities, इन लोगों ने इसके ऊपर काफी प्रायोरिटी दिया कि सीड्स का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये कॉर्नर क्वेश्चन है एकदम, आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया अगर मैं हाईलाइट नहीं करूंगी इसको, तो इसी वजह से हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और प्लीज राइट इट डाउन 1 मार्क और एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। आपने पहले देखा कि काउ डंग और ऐसा सब कुछ यूज किया जाता था एज अ फर्टिलाइजर्स, ये ट्रेडिशनल पैटर्न था जिसकी वजह से लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आज के टाइम पे भी यू नो कि है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो वी आर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स जो इन्वेंशंस और ये सब के थ्रू डेवलप किए गए हैं। और बहुत सारी आजकल तो कोऑपरेटिव्स है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, इवन गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट कंपनीज भी काफी है जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती करती है। और इवन हमारे अहमदाबाद के नियर में भी है फर्टिलाइजर्स कंपनी, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव,
लिमिटेड। तो उधर भी ये फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि यूज हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो काफी अच्छे प्रोपोर्शन में आजकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जा रहा है। और फर्टिलाइजर्स मतलब एनपीके, हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका यही पढ़ते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन, पोटैश भी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखो क्या लिखा है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज विद द यूज ऑफ इंप्रूव सीड्स। अगर ये सीड्स यूज करने हैं तो ये भी यूज करना ही पड़ेगा साथ साथ। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स गिव इनफ न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड हेल्प इट टू ग्रो रैपिडली। तो जो जो न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए होते हैं तो वो न्यूट्रिशंस इनमें से उनको प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, काफी अच्छे तेजी से हो सकती है। So therefore, these fertilizers are very beneficial to increase the agriculture productivity. Nitrogen, phosphate, and potash, that can also be called as a potassium. ये तीन केमिकल्स के साथ साथ और केमिकल्स भी यूज किए जा सकते हैं एज पर द क्रॉप। सो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो मैंने आपको बोला सरकार बनाती करती है। इवन इफको भी जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राइट। तो आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ये क्या होता है उनका काम, उनका यही काम होता है कि वो एक्सप्लॉइट नहीं करे और वो अच्छे से अच्छा सर्व कर सके सोसाइटी को, अच्छे गुड्स और ये सब चीजें। क्योंकि कोऑपरेटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, राइट। सो काफी ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है आर आल्सो यूज्ड इन इंडिया। Even fertilizers are imported and distributed at lower rates, that is subsidized rates. So India में public sector enterprises के थ्रू तो बनाया जाता ही है। तो हम लोग इधर हाईलाइट करें, public sector enterprises produce even import भी किया जा सकता है and distribute at subsidized rate. ठीक है, तो सब्सिडाइज रेट्स पे इसको इवन क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। ये रुक रुक के एड ऑन कैसे होते हैं ये लोग, आधे आधे लेक्चर में 10-15 मिनट हो गए अपने को लेक्चर लिए हुए, अभी ज्वाइन हो रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, तो मुझे जरा गूगल आउट करके बताओ तो कि ऐसी कौन सी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर की जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती है। इवन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ऐसा करके भी है एक, और इफको भी मैंने आपको बताया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स। इफको के तो 6 प्लांट्स है, और इफको तो ये रहा हमारे नियर बाय में ही है, कलोल साइड। और कौन सी है ऐसे फर्टिलाइजर्स की और कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एंटरप्राइजेस, जल्दी फटाफट से जरा बताओ तो। यस, किया सर्च। ओके, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HFCL, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यस, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो कितनी सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स की आजकल कंपनीज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। क्या बता रहे हैं नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन इरिगेशन facility. You know water facility. So this is 1, this is 2, and this is 3. Okay. Third one, increase in irrigation facilities. तो क्या बताया है, irrigation पानी facility. So Indian agriculture sector depend on sky नहीं, for on rain. भाई rain पे dependency है उसकी in majority cases, but the rain is quite uncertain. जो हम लोग देखते हैं कि भाई rain uncertainty की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो था।
लेकिन अब ऐसा भाई टाइम गया, अब रेन के भरोसे कब बैठने वाले, ये तो रेन का तो क्या है, दिसंबर महीने में भी बारिश पड़ जाए, जनवरी महीने में भी बारिश पड़ जाए, ऐसा हो गया है हाल. So it is directly affects the agriculture production and productivity. So India has one of the big issues of agriculture which is inadequate facility of irrigation. मतलब अपने पास, इंडिया के पास पानी है लेकिन we have salty water, हमारे पास सॉल्टी वाटर है, हमारे पास क्या बोलते हैं स्वीट वाटर लेक्स बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और इरिगेशन में तो हम लोग वैसा ही पानी यूज करेंगे ना जो अच्छा मीठा पानी जो हो जनरली, तो वो हम लोगों में कमी है हमारे देश में, स्कैर्सिटी उस चीज की. प्लस यहाँ पे आजकल बहुत सारे मेथड्स भी इवन डेवलप किए गए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इरिगेशन में वो फाउंटेन वाला एक मेथड यूज किया जाता है, ऐसे शावर वाला, वो पूरे फार्म में इस तरीके से पानी जितना चाहिए उतना पानी खाली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा मेथड निकाला. फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे पाइप ऊपर लगा हुआ होता है, फिर नीचे से ऐसे ड्रॉप 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 करके पानी गिरता है जितना चाहिए हो. तो ऐसे वाले मेथड्स आजकल अडॉप्ट किए गए हैं इरिगेशन के, भाई ज्यादा भी पानी नहीं चला जाए, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पानी दिया जाए. तो ऐसे सब आपने अगर देखा हो, ऐसे फार्मिंग लैंड्स में आपने देखा हो, या आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में आपने कभी देखा हो, क्योंकि मैं ऐसे सब जगह पे ट्रैवल करने जाऊं मतलब मैं बीच में रुकती हूँ, जहाँ पे भी फार्म्स वगैरह हो या कुछ, तो वहां पे देखती रहती हूँ मैं सारी चीजें. तो ऐसे सारे मेथड्स, फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड्स, फिर वेल्स और ये सब कुछ भी डेवलप किए जा रहे हैं. फिर जो मॉनसून का पानी वगैरह होता है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको यूटिलाइज करे जब भी हम लोगों को रिक्वायर्ड हो. तो ऐसे सब मेथड्स इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज. आज भी कमी तो है इरिगेशन की, लेकिन फिर भी अगर हम लोग प्रीवियस कुछ ईयर से कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा इरिगेशन सेटअप हुआ है. तो देखो क्या लिखा है, इफ एग्रीकल्चर हैज टू कम आउट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इरिगेशन फैसिलिटी, then different motive of small scale and medium scale irrigation projects should be developed and this task should be prioritized. To expand the service of irrigation, एक्सपांशन करना हो अगर इरिगेशन सर्विसेज का, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया है इंडिया की तरफ से. क्या 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 सेटअप किया है, इसमें हम लोग लिखेंगे टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ इरिगेशन. तो सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर, and second one that is infrastructural development fund, infrastructural development fund. तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर द एक्सपांशन ऑफ द सर्विस ऑफ इरिगेशन विच टू थिंग्स आर डेवलप. तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर ऐसे आपको दे भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी बोले बोथ ऑफ, बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, समझे. तो ऐसे बनाकर हम लोग एमसीक्यूज दे सकते हैं, इवन 1 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं. तो दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट. ये भी कॉर्नर क्वेश्चन है भाई, पता नहीं चलता है कि कहाँ से पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन. तो ऐसे काफी बार, क्योंकि अभी पेपर का थोड़ा सा लेवल आपको पता है कि ऐसा निकलता है, 5-10% जितना पेपर ऐसा निकलता है कि ऐसा कॉर्नर से उठाकर दे दे, तो लोग मतलब जितने बच्चे वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाए. अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करनी है तो ऐसे कॉर्नर क्वेश्चन को भी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को. तो काफी बच्चों की जैसे 96, 97 पे बेचारे रुक जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं. तो उन लोगों को ये चीज होती है, भले उन्होंने कॉर्नर पढ़ा होता है लेकिन तो भी मिक्स हो जाता है या फिर वो भूल जाते हैं.
बट हम लोगों को ध्यान देना है, इसी वजह से मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। देखो बाकी इरिगेशन तो आप लोगों को भी पता है बेसिक तो। So in addition to that, incomplete irrigation projects and to develop other facility, NABARD being assigned. अब बाकी के इन दोनों के अलावा कि भाई अभी ये दोनों अगर कोई प्रोजेक्ट्स को नहीं कर सकते या फिर कुछ इनकम्प्लीशन रह जाता है तो बाकी का काम कौन करेगा? नाबार्ड को असाइन किया गया है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द इरिगेशन, और तो ज्यादा कुछ बताया नहीं है आपके बुक के अंदर। नेक्स्ट बता रहे हैं यूज ऑफ मशीन्स, फोर्थ वन, use of machines. So you know कि वो मशीन के लिए ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, फिर पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, और वो पेस्टिसाइड स्प्रिंकल करने के लिए हम लोग जो ये यूज करते हैं पंप्स वगैरह, ऐसा सब कुछ टेक्नोलॉजिकल काफी कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसे मशीन्स और ये सब कुछ। तो उन सब चीजों को हमको यूज करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, फास्ट हो सके, सिंपल। So one of the reason of the for the low agriculture productivity in agriculture is the traditional equipment, जैसे बुलॉक, अभी भी बुलॉक कार्ट्स की मदद से या बुलॉक्स को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो आज भी, मैं तो आंखों से देख कर आई हूँ, अभी भी ये सब चीजें यूज होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मशीन्स भले आ गई है, लेकिन तो भी ऐसे ट्रेडिशनल पैटर्न्स है। So in reality, with the development of engineering and automobile sector, tractors, trailer, thresher, electrical pump set, oil engine, pesticide sprinkler pump, etc., modern machineries are invented, and these machines are very useful to have more than one crop in a year, which increases the productivity. अब मल्टीपल क्रॉपिंग करना हो अपने को कि भाई एक ही साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना हो, भाई हम लोगों ने वीट ग्रो किया, उसके बाद मेरे को कोई कॉटन ग्रो करना हो गई, तो ऐसी चीजें कब पॉसिबल हो पाएगी? एक ही साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने हो, तो विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो इनसे काफी अच्छा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नाम ही लिख देंगे हम लोग, थ्रेशर्स, इलेक्ट्रिकल पंप्स, ट्रैक्टर, फिर पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब कुछ जस्ट आपको अंदर नाम डालने हैं और क्या। नेक्स्ट आ जाता है पेस्टिसाइड्स। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5th नंबर पॉइंट। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ये से कंफ्यूज नहीं हो जाना, 4th उधर 5th यहाँ पे हम लोग आए हैं, पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किए जाते हैं? यू नो के भाई है ना, वो कीटाणु आ जाते हैं क्रॉप्स में, वो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए, भाई पेस्टिसाइड ज्यादा प्रोपोर्शन में यूज नहीं करना चाहिए इंडिया में, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट, लैंड पॉल्यूशन होता है और सॉइल खराब हो जाता है, ऐसा वैसा। इसको मतलब अब पेस्टिसाइड्स तो है, अभी सिंपल सी बात है, इसको यूज करने से प्रोडक्टिविटी चलो बढ़ सकती है, इंसेक्ट्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह में नहीं आएंगे, बट इसको ज्यादा भी यूज कर दिया ना तो भी पॉइजनिंग वाला लेवल हो जाता है। तो आपको पता है इसको है ना नहीं यूज करने, पेस्टिसाइड्स के अलावा उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है? वो पिकॉक, यू नो पिकॉक, पिकॉक इंसेक्ट्स खाता है वो, फिर स्नेक्स जो होते हैं वो भी ये इंसेक्ट्स वगैरह ये सब चीजें खाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए फार्म में, ऐसा बोला गया है। किसी बुक में मैंने ये चीज पढ़ी थी, ऐसा बोला जाता है पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना ऐसी सारी चीजें करो। ऐसी सारी चीजें कैसे होगी बताओ? अब पिकअप छोड़ देंगे हम लोग फार्म के अंदर, वो इंसेक्ट्स खा लेगा, तो इसी वजह से क्रॉप्स में इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। बताओ ऐसा होता है? अब पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है, लेकिन देखो मेन क्या है, हमारे इंडिया में पेस्टिसाइड्स का यूसेज बहुत कम है। 1 हेक्टर लैंड में सिर्फ 0.5 kg, मतलब ऐसा समझो 500 ग्राम, आधा किलो सिर्फ उसको यूज की करते हैं 1 हेक्टर लैंड पे ऑन एन एवरेज, जबकि दूसरे कंट्रीज में इसका यूसेज बहुत ज्यादा है।
बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। मतलब हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा क्रॉप्स तो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करने की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वो सब चले जाते हैं, इंसेक्ट्स ये वो सब चीजें। तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छे से मेंटेन हो सके। तो पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किए जाते हैं? प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन बाय मोस्टली, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, उसके लिए। देखो क्या लिखा है, रेडी क्रॉप हैज अ डेंजर ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ये तो है ना फूड में पॉइजन आ गया है, ऐसी बीमारी आ गई, ऐसी डिजीजेस आई है, ये खाने से ये बीमारी होती है, ऐसा होता है। आप लोगों ने इसे जनरली सुना होगा। ये सब चीजें ना भाई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करने के नतीजे। तो रेडी अगर क्रॉप है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ये इंसेक्ट्स तो चले ही जाते हैं। So ready crop has a danger for various diseases and insects. So to prevent crop from various insects or various diseases, and to protect plants from insects, scientifically developed pesticides are useful. By using them, the loss of crop can be restricted, which also give the high productivity. Simple. इतना ज्यादा डिटेल नहीं किया है क्योंकि आगे इसी चैप्टर के अंदर आपको ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स रिलेटेड डिटेल में बताया। तो मैं को यहाँ पे लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 kg पेस्टिसाइड्स का यूज होता है पर हेक्टर लैंड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, पीछे भी दिया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट बताया है सॉइल टेस्टिंग, 6th नंबर पॉइंट, सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग सिंपल यही है कि लैंड में जो सॉइल यूज है, सॉइल जो है पर्टिकुलरली उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जैसे हम लोग अपने बॉडी का टेस्ट करवाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है हमारे बॉडी में ये चीजों की डेफिशिएंसी है, हमको ये वाली चीजें खानी चाहिए, विटामिन सी वाली, विटामिन ई वाली, ये वाली चीजें खानी चाहिए। सेम एज इट इज लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है सॉइल का भी। उस सॉइल का सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, और उसमें पता चलता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की इस सॉइल में कमी है। क्योंकि क्रॉप बाय क्रॉप, जैसे जैसे डिफरेंट क्रॉप्स होंगे उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ये सब कुछ चाहिए होता है, सब में सेम चीजें थोड़ी चाहिए होती है, तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो आजकल के टाइम पे ये टेक्नोलॉजिकल बनी, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के अंदर पॉइंट ली हुई है सॉइल टेस्टिंग काफी अच्छे से, जिससे पता चलता है कि सॉइल कितनी फर्टाइल है और कितना पर्टिकुलर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, डेफिशिएंसी क्या क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज करने चाहिए, और उसी के बेसिस पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है उतने प्रपोर्शन में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी न्यू थिंग है जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगी शायद, बट ये चैप्टर में आपको अच्छे से बताइए। The soil testing is much popular in cultivation with the help of scientific techniques that tests give information about the land. It means it is land favorable to the crop or not can be known by the test. Even it gives information of the deficiency of the elements of the soil. कि soil में कौन सी चीजों की कमी है. That helps the remove deficiency of the land, and this way land can be made favorable to the crop and it becomes capable to give high productivity. और अगर हम लोग सॉइल टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाएंगे और उसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। सिंपल। So this test answer about the favorability of the land for crop or not so. ठीक है, तो क्या पता चलता है अपने को सॉइल टेस्टिंग से कि लैंड इज फेवरेबल और नॉट, प्लस इसमें से और क्या पता चलता है, डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स इन सॉइल। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को सॉइल टेस्टिंग से ही पता चलती है। That's it about the technological measures. अब ये टेक्नोलॉजिकल मेजर्स का मैंने पूरा चार्ट रेडी कर दिया है।
टेक्स्ट बुक में से नहीं भी पढ़ोगे, अगर ये चार्ट को पढ़ लोगे, इनफ, खत्म हो जाएगा आपका आंसर। 3 मार्क का शॉर्ट नोट ऊपर ऊपर से खाली पढ़ते जाओ और जस्ट लिख लो अपने लैंग्वेज में इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है दैट इज अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स का बहुत छोटा सा ही पैराग्राफ बताया हुआ है कि और क्या मेजर्स उठाने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो अदर मेजर्स में कही है कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को एजुकेट करो, अवेयर करो। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन फैसिलिटीज के नए मेथड्स डेवलप किए, लेकिन अगर ये फार्मर्स को ही पता नहीं होगा तो इसका यूसेज क्या? तो उनको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट ये जो अदर मेजर्स है उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है। देखो, टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मर्स आर नीड टू एजुकेट और दे मे बी वेल इन्फॉर्म अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, कि भाई ये दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसके बेनिफिट्स है, पेस्टिसाइड्स कितने प्रपोर्शन कौन से लैंड में कितना करना चाहिए, ज्यादा कर देंगे मतलब उसका लेवल ऑफ पॉइजन भी अपने को बताना चाहिए कि भाई ये क्रॉप में कितना या फर्टिलिटी कितनी है सॉइल की। तो उनको ये सब चीजों का अवेयरनेस तो होना चाहिए बिकॉज दे आर इलिटरेट, and inform about the new technology to bring changes in their working pattern. Even they should awaken from the bad customs of the rural areas and can be explained about not to believe in fatalism. कि भाई तुम ऐसा बिलीव नहीं करो कि भगवान ने जो दिया है बस इतना ही इनफ है, जो भगवान खिलाए उसमें हम लोग राजी है, ऐसा सब कुछ बिलीव नहीं करो भाई, ये ऐसे कस्टम्स में से बाहर निकलो। तो इसके बारे में भी उनको बताना है हमको। And new measures like agriculture fair can be used to increase the agriculture productivity. आपको जैसे पता हो तो हमारे इवन गुजरात के अंदर भी एग्रीकल्चर रिलेटेड फेयर रखा जाता है, SG हाईवे साइड या फिर ड्राइव इन रोड साइड वगैरह, ऐसा फेयर रखा जाता है, या GMDC ग्राउंड में, ऐसा सब जगह। तो वो फेयर में क्या होता है, अलग अलग तरीके के कौन से क्रॉप्स होते हैं, कितने तरीकों के वीट होते हैं, राइस कैसे कैसे स्टाइल के होते हैं, तो वो फेयर में सब कुछ बताते हैं, सब कुछ। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग तो गेहूं, चावल और फिर अभी अभी ये ओट्स और ये सब चीजें तो अभी अभी आप लोग सुन रहे हो और अभी अभी हम लोग खाने लग रहे हैं। पहले तो कहाँ खाते थे हम लोग, अभी रिसेंटली ये सब चीजें के रिलेटेड हम लोगों को भी पता चला और हम लोग भी अवेयर हुए हैं। देखो क्या लिखा है, इन एडिशन टू दैट एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को तो चलो फार्मिंग रिलेटेड तो इम्प्रोवाइजेशन करना ही है, लेकिन दूसरे सेक्टर जो अलाइड एक्टिविटीज के अंदर जो आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरीज एंड फिशरीज, इन सब में भी तो मॉडर्नाइजेशन लाना बहुत जरूरी है, तो ही तो ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, राइट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज लाइक कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल फिशरीज एक्सेट्रा others can be used to reduce the dependency of agriculture that can increase agriculture productivity. भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पर लेबर प्रोडक्टिविटी या पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, तो भाई फार्मिंग से हटकर तुम फिशरीज में जाओ, थोड़ा बहुत कैटल रियरिंग में जाओ, पोल्ट्री फार्मिंग में जाओ, डेयरीज में जाओ, तो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर। सो और इसके साथ साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करो रूरल एरियाज में, वो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है यार। तो इफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सपांडेड टू द रूरल एरियाज, सो दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज कैन आल्सो हेल्प to increase the productivity in agriculture. So that kind of industries can become the supporting to the agriculture and that can make the improvement of agriculture productivity easier and possible in reality. So other measures के अंदर highlighted बात कौन सी गई थी, educate करो, बैड कस्टम से बाहर निकालो, एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज के भी ऊपर फोकस किया जाए, और चौथी चीज बताई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एक्सपांड किया जाए। तो ये चार बातें आप है ना कोने में लिख दो, अदर मेजर्स जो है ना ऊपर या तो नीचे ऐसा स्पेस है ना आपके पास, तो वहां पे लिख डालो चार बातें। एजुकेट करना है, बैड कस्टम्स के रिलेटेड उनको बाहर निकालना है, फेटालिज्म में बिलीव नहीं करो, ऐसा सब कुछ।
देन तीसरी चीज है अलाइड एक्टिविटीज को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करो, और चौथी चीज स्मॉल स्केल सेक्टर को एक्सपांड करो रूरल एरियाज, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द मेजर्स to improve the agriculture productivity or to increase the agriculture productivity. So इसके अंदर institutional measures, technological measures and last one that is other measures. ठीक है, समझ में आ गया हर किसी को? Everyone clear with this topic or any doubt? Anyone? Just tell me. No, ma'am. Clear एकदम साफ साफ. So if you Yes, are ma'am, clear, clear. so please raise your hand. Just